गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज नया साल है तो सबसे पहले तो आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी यही उम्मीद है कि जो नया साल है ये आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए। आप सबके फैमिली मेंबर्स बिल्कुल स्वस्थ रहें एंड इस नए साल के अंदर आपको दुनिया की ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां जो है वो मिले। तो दोस्तों, आज नया साल है तो प्रीलिम बूस्टर के अंदर तो स्वागत है आप सभी का। पर नया साल जैसे ही आता है ना तो दिमाग में आते हैं बहुत सारे रेजोल्यूशंस कि नए साल के ऊपर क्या रेजोल्यूशन हम यहाँ पे बनाएं। पर नोटिस ये देखने को मिलता है कि हर साल हम कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं, पर थोड़े दिन बाद वो रेजोल्यूशंस एक तरह से खत्म हो जाते हैं। तो क्या कोई तरीका है पूरा साल भर डिसिप्लिन रहने का? आंसर इज यस। इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, वो है आपके स्मार्ट गोल्स। देखो, इस बात को बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको समझना। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अगर आप अपने गोल्स को वेग ना बनाकर स्मार्ट बनाओगे ना, आपके गोल्स अचीव होने लग जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि सर इस साल मैं ना ज्यादा पढ़ूंगा। देखो, ज्यादा कुछ नहीं होता दुनिया में। ज्यादा का मतलब क्या है पता ही नहीं क्या होता है। तो हमें रेदर देन ये कहने की कि हमें ज्यादा पढ़ना है, हमारा गोल बहुत ही फोकस्ड होना चाहिए। हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमें कि हमें विल ट्राई टू अचीव दिस मच अमाउंट ऑफ आवर्स एवरी डे, या फिर मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो जब हमारे दिमाग में स्पेसिफिक चीजें होती हैं ना, तभी हम वहां तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ज्यादा पढ़ूंगा कुछ नहीं होता, मैं इस साल पढ़ने की कोशिश करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल मतलब आप उसको मेजर कर पाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप फिर से वही बात है, प्रोग्रेस को आप ट्रैक कर पाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, कितना चीजें बची हुई हैं। फिर इसके साथ साथ आपके गोल्स ना अचीवेबल होने चाहिए। जैसे कोई बच्चा मेरे पास आके बोले कि सर 3 दिन के अंदर मुझे लक्ष्मीकांत खत्म करनी है। अब ये अचीवेबल नहीं है। पर अगर आप बोलो कि नहीं नहीं सर, मुझे अच्छा 1 महीने में या वट एवर जो भी अमाउंट ऑफ डेज के अंदर मुझे यहाँ पे इसको अचीव करना है, तब वो पॉसिबल है। जब हमारे गोल्स ऐसे हो जाते हैं जो अटेन नहीं किए जा सकते उस टाइम बाउंड के अंदर, तो हमें फिर दिक्कत आती है और हमारा पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है और हम बर्नआउट हो जाते हैं। इसके अलावा गोल्स रेलेवेंट होने चाहिए। अब ऐसे फालतू गोल्स नहीं बनाने कि हाँ भाई मैं इतने घंटे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलूंगा या इतने घंटे मूवीज देखूंगा। ये रेलेवेंट गोल नहीं है। ऐसे गोल्स होने चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करें। आखिरी बात है यहाँ पे टाइम बाउंड की। टाइम बाउंड का मतलब आपको एक डेडलाइन देके चलनी पड़ेगी। आपके दिमाग में ये रहता है कि अच्छा एक टाइम आएगा जब मेरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब मेरा एथिक्स का पेपर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक टाइम कुछ नहीं होता, वो डेडलाइन होती है। 31 जनवरी, 15 जनवरी, 20 फरवरी, वॉट एवर इट माइट बी। आपको एक टाइम बाउंड लेके चलना पड़ेगा, तभी चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे। तो कोशिश ये करेंगे कि हम नए साल के अंदर रेजोल्यूशंस नहीं लेंगे, हम अपने अपने जो स्मार्ट गोल्स हैं वो यहाँ पर बनाएंगे। एंड इनफैक्ट अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो कि कौन से स्मार्ट गोल्स आपने यहाँ पे सेट करे हैं। एंड कोशिश करना फिर आखिर उनको अटेन करने की भी। ठीक है? तो नए साल की फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो नए साल के ऑफर्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया है। तुम्हारे जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं जैसे प्रहार, टाइटन 2026 या संकल्प पिनिकल 2027, उनके ऊपर आपको अप टू 70% ऑफ देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली जो बच्चे 2028 की तैयारी कर रहे हैं वो प्रारंभ 2028 बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे ऑफर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो बच्चे 2026 प्रीलिम्स कैश कोर्स सीजन लेना चाहते हैं वो भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल में एनरोल करना चाहते हैं तो वहां पर भी जो न्यू ईयर ऑफर्स हैं वो एप्लीकेबल हैं। इन सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज आज के जो द हिंदू में है, दैट इज रिगार्डिंग द जिया, जो बेगम जिया है, जो खालिदा जिया बेसिकली, उनकी जो डेथ हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उनके बेटे को एक लेटर लिखा है। एंड एट द सेम टाइम हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने उनके फ्यूनरल के अंदर पार्टिसिपेट भी किया। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना बेगम खालिदा जिया जी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हैं बांग्लादेश पॉलिटिक्स के अंदर। एंड बांग्लादेश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी ये रही हैं। 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रही, 1991 से लेकर 1996, फिर थोड़ा सा टाइम के लिए, एंड 2001 से 2006। तो इस तरह से इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बांग्लादेश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। दरअसल में काफी लंबे टाइम तक पहले प्रेसिडेंट रूल था, उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट
सिस्टम लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ये चेयरपर्सन रही। एंड आप नोटिस कर पाओगे ना कि बांग्लादेश के अंदर टू पार्टी सिस्टम मोटा मोटा हमें देखने को मिला। एक तरफ शेख हसीना थी, सामने उनके ऑपोजिशन के अंदर जो खालिदा जिया आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड साथ ही साथ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, खासकर बच्चियों के लिए एजुकेशन को फ्री करने के लिए अप टू क्लास 10th, ये इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनकी डेथ जैसे मैंने आपको बताया 30 दिसंबर को हुई। एंड इनको इनके जो हस्बैंड थे जियाउर रहमान, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं बांग्लादेश के, उनके अंदर यहाँ पे उनके पास जहाँ उनको दफनाया गया था उसी के पास में यहाँ पे इनको भी यहाँ पे फ्यूनरल यहाँ पे इनका किया गया, ढाका के अंदर ही। अब देखो हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने विजिट किया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखो बता रहे हैं, भले ही हमारे दोनों देशों के रिश्ते थोड़े अभी सही दौर से नहीं गुजर रहे, पर हमारी कोशिश यही है कि इनको यहाँ पे ठीक कर पाएं डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी के माध्यम से। कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल भी करता है कि भारत भी एंगेज करना चाहता है बांग्लादेश के साथ। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी रेलिवेंट, उस केस में एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। इसको देखो थोड़ा हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करो FIDE का मतलब। FIDE इज फेडरेशन इंटरनेशनल डी एस्ट्रो। दरअसल में चेस के केस में ना दुनिया की गवर्न करने की जो बॉडी है वो ये है FIDE। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते हो ICC होती है, वो आपके क्रिकेट के लिए होती है, उसी तरह से FIDE आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब दुनिया भर में अलग अलग तरह के चेस टूर्नामेंट होते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप। तो ये अभी रिसेंटली हुई, ठीक है, एट आपको कतर दोहा के अंदर चैंपियनशिप हुई। एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिले। एंड इसमें इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि भारत के ग्रैंड मास्टर जो हैं अर्जुन एरिगैसी एंड कोनोरू हम्पी जी, इनको यहाँ पे ब्रोंज मेडल मिला है। थोड़ा सा समझते हैं इस बार के वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के बारे में। दरअसल में जो इस बार जीते हैं वो तो मैग्नस कार्लसन ही है, जो कि आपको वर्ल्ड चैंपियन आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड उन्होंने इस बार छठा ये वर्ल्ड रैपिड टाइटल है वो जीता। वुमेन के अंदर अलेक्जेंड्रा गोरेचेनका, इन्होंने यहाँ पे जीता। बाकी भारत की तरफ से मैंने आपको बता दिया अर्जुन एंड जो कोनोरू हम्पी जी हैं। अब एक जो डाउट यहाँ पे कई बार दिमाग में आता है ना कि सर ये रैपिड चेस क्या होती है। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लग गया तो हमें पता भी होना चाहिए। एक्चुअली पता क्या होता है, रैपिड होता है टाइम बाउंड, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको गोल्स की बात करी ना टाइम बाउंड, तो ये चेस भी टाइम बाउंड है। कैसे, यहाँ पर देखो अलग अलग वर्जन हैं, पर होता पता क्या है रैपिड चेस के अंदर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 15+10 वाला फॉर्मेट अडॉप्ट किया जाए या 25+10 वाला। समझना इस बात को, 15 का मतलब पता क्या है कि हर प्लेयर के पास 15 मिनट होंगे, ठीक है, और जैसे ही वो कोई मूव करेगा, जैसे ही वो अपनी चाल चलेगा, तो उसके टाइम में 10 सेकंड्स ऐड होते रहते हैं। 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड्स ऐड होते रहते हैं। तो मान लो आपने कोई मूव लिया और आपने मूव लेने में 5 सेकंड लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 10 सेकंड मिलेंगे। अब 5 सेकंड तो मूव लगने में लग गए, बाकी 5 सेकंड आपके टाइमर में ऐड होते रहेंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो मतलब आप जितने ज़्यादा चालें चलते रहोगे उतना टाइम आपको मिलता रहेगा 10-10 सेकंड का। पर ओवरऑल टाइम मतलब टोटल टाइम स्टार्टिंग में 15 मिनट था, पर 10 सेकंड अकॉर्डिंगली हर मूव के साथ ऐड होते रहते हैं। एक दूसरा फॉर्मेट भी है 25+10 का, इसमें 25 मिनट बंदे को मिलते हैं और 10-10 सेकंड ऐड होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि उसने कितने जो मूव्स लिए। ये होता है रैपिड चेस। और भी तरीके हो सकते हैं, पर 15+10 और 25+10 सबसे पॉपुलर है। नॉर्मली कोई भी ऐसा चेस जहां पर 10 मिनट से 60 मिनट के बीच का टाइमर होता है ना, और हर मूव के साथ आपका टाइम इंक्रीज होता रहता है, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं रैपिड चेस। भारत ने इस बार ब्रोंज जीता है, मेंस में भी वुमेन में भी, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारत भी अच्छा कर रहा है चेस के सेक्टर के अंदर। बाकी आने वाले टाइम के अंदर हम और भी ज्यादा अच्छा करें, इसी की यहाँ पे हमारे सामने आशा है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडियन डिफेंस एक्विजिशन। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कोई डिफेंस के लिए कुछ खरीदारी करनी होती है, उसका प्रोसेस क्या रहता है। देखो हमारे यहाँ पे ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, DAC, और ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। कोई भी चीज इस तरह से डिफेंस के लिए प्रोक्योर करनी हो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही करती है, और इससे इंश्योर ये किया जाता है कि भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको हम और ज्यादा बेहतर हथियार जो हैं वो अवेलेबल करवा पाए। अब इसको हेड करते हैं हमारे रक्षा मंत्री, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट करता है, मतलब उसमें सारा चीजें मेंशन होती हैं। एंड कहीं ना कहीं वहां से सारा काम स्टार्ट होगा
एंड इंश्योर ये किया जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है फिर उनको हम यहाँ पे पूरा करें। अभी क्या हुआ है, अभी हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने अप्रूव दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं तो इंडियन आर्मी के केस में आपको लॉइटर मुनीशन सिस्टम के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। इसका मतलब क्या है, देखो आप लोगों ने ड्रोन्स देखे होंगे, बिल्कुल। अब कुछ ड्रोन्स होते हैं जो उड़ते हैं एक जगह के ऊपर निगरानी रखने के लिए, बिल्कुल। पर लॉइटर मिशन दरअसल में पता क्या है, ये अपने आप में एक सुसाइड ड्रोन इनको यहाँ पे बोला जाता है। ऐसा क्यों सुसाइड ड्रोन क्यों? देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ड्रोन है, वो एक एरिया के अंदर पहले वो पूरा उसको देख रहा था, एक टारगेट को सर्च कर रहा था, फिर जाके ड्रोन पता क्या करेगा, उसके अंदर जाके क्रैश कर जाएगा जहां भी एरिया के अंदर उसको धमाका करना था। तो एक्चुअली ये ड्रोन भी है और ये मिसाइल भी है, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। इसके लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें लो लेवल लाइट वेट रडार के लिए भी यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। अब लो लेवल मतलब जैसे कम हाइट के ऊपर जैसे रडार होते हैं ना कई बार, तो कई बार उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे रडार सिस्टम में नॉर्मली कैप्चर तो हो जाते हैं, पर जो ऐसे पर्टिकुलर कुछ ड्रोन्स होते हैं जो काफी कम हाइट पे चल रहे होते हैं, कई बार रडार उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए हमने इसके लिए स्पेशलाइज तरह के जो रडार्स हैं वो यहाँ पर हमने अप्रूवल दे दिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स, पिनाका, पिनाका के बारे में मैंने कल भी डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। पिनाका क्या है आपका, और पिनाका का भी कौन सा वर्जन है, मल्टीपल लॉकेट रॉकेट सिस्टम। एक्चुअली पता क्या है, पिनाका मिसाइल के माध्यम से एक ही लॉन्च के साथ आप 6 मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ पे आप जो रॉकेट्स हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्रीमियम पॉइंट है, और यहाँ पर जो जो रेंज है ना, वो इंक्रीज रेंज वाले हमने यहाँ पे जो रॉकेट्स हैं जो पिनाका है उनको हमने यहाँ पे अप्रूवल दिया है। तो ये तो सारी बातें होंगी विद रिगार्ड्स टू इंडियन आर्मी। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन नेवी के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे अप्रूवल्स दिए गए हैं। नेवी के लिए हमारे पास है बुलार्ड पुल टग्स। देखो इसको अंडरस्टैंड करना, कई बार आप लोगों ने बड़ी बड़ी शिप्स देखी होंगी। अब जब शिप्स को कई बार अपने जो एरिया के ऊपर लाया जाता है, तो एक्चुअली उनको बिल्कुल सही जगह पे लाने के लिए उनको खींचा जाता है, दे नीड टू बी पुल्ड। और पुल करने के लिए हमारे पास टग बोट्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, टग बोट्स। अब टग बोट्स पावरफुल जितनी ज्यादा होंगी, उतना ही ज्यादा अच्छे ढंग से हम बड़ी बड़ी शिप्स को खींचकर पोर्ट्स तक लेकर आ पाएंगे। तो दरअसल में जो बुलार्ड पुल टग्स है ना, यही शिप्स और सबमरीन्स को मदद करती हैं वहां पर अपने पानी के अंदर अपने पोर्ट के ऊपर यहाँ पे पार्क करने के लिए। दोज आर कॉल्ड एज बुलार्ड पुल टग्स। इसके अलावा अगर हम बात करें HFSDR मैन पैक रेडियोस, HF का मतलब यहाँ पे क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। SDR क्या है आपका, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। तो एक्चुअली आप नोटिस करो कई बार क्या होता है कि कोई ऑपरेशन चल रहा है, उस टाइम के ऊपर हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करना है, और ऐसा कम्युनिकेशन करना है जिनको यहाँ पे ट्रैक ना किया जा पाए। सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। तो उसके लिए HFSDR मैन पैक रेडियोस होते हैं। मैन पैक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग हैं ना, जो एक इंसान है वो अपनी पीठ के ऊपर इसको रख सकता है, ठीक है, पोर्टेबल होते हैं। एक अपनी पोर्टेबल किसी भी जगह के ऊपर आप लेके जा सकते हो इस तरह से बातचीत करने के लिए। तो ये है हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, मैन पैक रेडियो, इसके लिए भी अप्रूवल आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें HALERPES, दरअसल में ये बात करता है ड्रोन्स की, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, आपके जो ड्रोन्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पे होगा इंडियन ओशन रीजन के ऊपर यहाँ पे सर्वेलेंस करने के लिए। लंबे समय तक यहाँ पर ये इस तरह से लंबा डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इनके लिए भी ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, इससे एयरक्राफ्ट की जो सेफ्टी है वो बढ़ती है। हर वेदर के अंदर हम उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उसके अंदर फायदा देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें अस्त्र MK2 मिसाइल्स, ये आपकी एयर टू एयर जो आपकी मिसाइल्स हैं अस्त्र, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। फिर अगर हम बात करें जैसे सिमुलेटर्स के लिए, सिमुलेटर होते हैं ट्रेनिंग के लिए, जैसे आप सिमुलेशन नहीं करते हो, सेम एग्जैक्ट चीजों का रेप्लिका एक तरह से क्रिएट किया जाता है ताकि ट्रेनिंग करी जा पाए। तो तेजस के लिए भी हमने यहाँ पे फुल मिशन सिमुलेटर्स के लिए हमने इंश्योर किया है, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं वो ट्रेन हो पाए, ठीक है, ताकि बैटलफील्ड वो रेडी हो पाए। तो ये सारी चीज़ों को अप्रूवल दिया गया है, एंड इसीलिए ये जो पूरा पूरा डिफेंस एक्विजिशन वाला प्रोसेस था, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज मैग्नेटिक लेविएशन। सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है मैगलेव, आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखो आप इस बात को समझना, ये मैगलेव का जो कॉन्सेप्ट है, मैगलेव इज मैग्नेटिक लेविएशन। अब होता पता क्या है, यहाँ पे ट्रेन ऑपरेट करने का एक तरीका है मैगलेव के माध्यम से। देखो होता क्या है, इधर देखना आप लोग, यहाँ पर ना हमारे पास होती हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं ना, ये ट्रेन के ऊपर
और ट्रैक के ऊपर इस तरह से रख दी जाती हैं। इधर आप फोकस करना, ट्रेन के इधर और ट्रेन आपके ट्रैक के ऊपर। अब आप लोग नोटिस करते हो, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है कि जो लाइक पोल्स होते हैं ना, लाइक, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने पता क्या कर दिया, ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स थी इसके लाइक पोल साथ में रखे। तो एक्चुअली ना जमीन से थोड़ा सा ऊपर ट्रैक से हल्का सा ऊपर ट्रेन चली जाएगी, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, थोड़ा सा गैप आ जाएगा ट्रेन और ट्रैक के बीच में। हाँ बिल्कुल, उससे पता क्या होगा, यहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। अब जैसे हमारी ट्रेन आज के समय चलती है तो उस पर फ्रिक्शन आता है जब वो चलती हैं, पर अगर यहाँ पे हमने पोल्स का अपना लाइक पोल ऑफ मैग्नेट का इस्तेमाल किया तो वो रिपेल करेंगे, कोई भी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा। बाकी जो मैग्नेट्स होती हैं ना, वो ट्रेन को स्टेबल भी रखती हैं, ट्रैक के सेंटर में भी रखती हैं। तो ट्रेन यहाँ पर आसानी से अपनी पटरी से नहीं उतर सकती, क्योंकि मैग्नेट्स जो होती है ना उसकी मूवमेंट को गाइड करती हैं। बाकी हमने इंश्योर ये किया है ना कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो कॉइल्स हैं उनमें से पास करता है, उससे कहीं ना कहीं आपकी एक इलेक्ट्रिक, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई उसने कहीं ना कहीं ट्रेन को मदद करी आगे मूव करने के अंदर। तो जैसे एक मैग्नेट की बेल्ट मूव करती है ना, बिल्कुल ऐसे ही आपकी ट्रेन मूव करती है। तो देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, कोई इस मैगलेव के अंदर कोई व्हील नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, को आपका इसके अलावा बात करें, इसकी नॉइस वगैरह भी नहीं होती, बहुत आराम से मूवमेंट करती है। तो इसीलिए मैगलेव ट्रेन्स अपने आप में बहुत ही तेजी से काम करती हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, चाइना ने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि उन्होंने सुपर कंडक्टिव मैग्नेट व्हीकल के माध्यम से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचे इन जस्ट 2 सेकेंड्स। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मैग्नेट टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारा एडवांसमेंट हुआ है वो किस लेवल तक पहुंच गया है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लेविएशन, जहां पर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हवा में खड़े हो जाते हैं, दे आर प्रोपेल्ड, मूव किए जाते हैं यूजिंग द मैग्नेटिक फोर्सेस। कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई मैकेनिकल वियर नहीं। और ये जो आइडिया आया था ये स्टार्टिंग में 1900 में ही आ गया था, रॉबर्ट गोडार्ड एंड इमाइल बैचलेट जी के द्वारा। फिर ये सिस्टम है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन या इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो व्हीकल है वो ऊपर सस्पेंड हो गया है अलोंग द ट्रैक, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो फोर्सेस जनरेट करती हैं, एंड उस वजह से आपका जो पूरा पूरा आपका स्टेबिलिटी है वो मेंटेन की जाती है। इससे काफ़ी तेज़ी से आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। इंडस्ट्रियल यूजेस भी है आपके रेफ्रिजरेशन के अंदर, रिएक्टर के अंदर, और अलग अलग टेक्नोलॉजीज के अंदर। इवन हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट हो गया या वैक्यूम ट्यूब ट्रैवल हो गया, इवन आपका एयर स्पेस लॉन्च सिस्टम्स के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो कहीं ना कहीं जितना अच्छा हम मैग्नेटिक फील्ड में अंदर करेंगे, उतना ही आने वाले समय के अंदर हमारे यहाँ पे जो और ज़्यादा तरक्की है इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे ट्रिब्यूट पे करी, क्योंकि एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो, जो अभी 30 दिसंबर गया है ना, ये अपने लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्चुअली क्या था, 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भारतीय ट्राई कलर को होइस्ट किया गया था। देखो पहले उसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, पर अब हमारी सरकार ने इसका जो नाम चेंज किया है, द न्यू नेम इज व्हाट, श्री विजयपुरम। तो यहाँ पर 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पर इंडियन ट्राई कलर को यहाँ पे होस्ट किया गया था। ये कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है कि भारत की पहली टेरिटरी जो ब्रिटिश रूल से आजाद हुई थी। तो थोड़ा सा बोस जी के बारे में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वैसे सबको पता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं हमारी भारत की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। 23 जनवरी 1897 को इनका यहाँ पे जन्म हुआ था कटक उड़ीसा के अंदर। और इनके फादर और मदर थे जानकीनाथ बोस जी एंड प्रभावती दत्त जी। इन्होंने स्टार्टिंग में अपनी जो एजुकेशन थी वो कोलकाता से ही प्राप्त करी। आगे जाके ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, और साथ ही साथ जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो ना आज यूपीएससी सीएससी की, तो उस टाइम इसका नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज। उसको यहाँ पे इन्होंने क्रैक किया पहले अटेम्प्ट के अंदर ही 1920 में। पर इन्होंने बाद में नोटिस किया कि नहीं यार, मतलब यहाँ ब्रिटिशर्स के साथ मिलके कोई काम नहीं करना, हमें यहाँ पे आवाज उठानी है अपनी। तो 1921 में इन्होंने रिजाइन किया। नेशनलिज्म और जलियांवाला बाग मास्कर से इनको बहुत ज्यादा आहत थे। फिर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो स्लोगन दिया वो था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1921 के अंदर। चित्तरंजन दास जी के साथ बहुत ही क्लोजली काम किया। ये इनके एक तरह से आप गुरु भी यहाँ पे इनको कह सकते हो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट किया। एंड साथ साथ अगर हम बात करें ना, तो हरिपुरा सेशन के अंदर ये कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। देखो ये जो 1938 का सेशन था, यहाँ तो ये यूनानिमसली इलेक्ट हुए। और इस 1938 के सेशन के अंदर नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता के अंदर, राइट।
पर जो 1939 का त्रिपुरी सेशन था ना, ये अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल सेशन बन गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली पता क्या हुआ था, जो गांधी जी थे ना, तो गांधी जी ने यहाँ पर अपने बंदे को खड़ा किया था, दैट इज पत्ताबी सीतारमैया, ठीक है। और सामने थे सुभाष चंद्र बोस जी। अब बात ये हुई ना कि पत्ताबी सीतारमैया यहाँ पे हार जाते हैं। अब गांधी जी को बहुत बुरा लगता है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कि उनका जो पर्सन था, जो उन्होंने स्टैंड अप मतलब उन्होंने अपने कैंडिडेट को दिया था, वो हार जाता है। अब देखो, भले ही कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में, पर दोनों एक दूसरे की बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने डिसाइड किया कि नहीं, वो गांधी जी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, एंड ही डिसाइडेड कि वो यहाँ पे क्विट करेंगे। एंड इसीलिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन किया इस प्रेसिडेंसी से। फिर अकॉर्डिंगली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर जो टाइम बाकी बचा हुआ था उसके लिए प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया। इन्होंने इसके बाद अपना खुद का जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था वो फॉर्म किया 1939 के अंदर। फिर मोहन सिंह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पे फाउंडेशन थी वो रखी थी, उसी की मतलब इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए जो आप बोल सकते हो। तो इन्होंने जाके सुभाष चंद्र बोस ने 1943 के अंदर इसको यहाँ पे चार्ज इसका यहाँ पे लिया और इसको आज़ाद हिंद फौज के तौर के ऊपर रिकॉग्नाइज किया। देखो ध्यान ये रखना, सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं बनाया इंडियन नेशनल आर्मी को, नहीं, वो जो फॉर्मेशन थी वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा थी। आगे जाके उसका चार्ज इंपॉर्टेंट रोल उसका यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने उसमें प्ले किया। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आजाद हिंद सरकार या फ्री इंडिया की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसको एस्टेब्लिश किया गया सिंगापुर के अंदर ऑन 21 अक्टूबर 1943। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि बोस जी ने यहाँ पे 1943 में ब्रिटेन के ऊपर जो युद्ध था वो डिक्लेयर कर दिया और अंडमान निकोबार को यहाँ पे इन्होंने आज़ाद टेरिटरी यहाँ पे घोषित कर दिया। फिर इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, 30 दिसंबर 1943 को ट्राई कलर को होइस्ट किया एंड इस तरह से इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। 1935 में इंडियन स्ट्रगल जो इनका वर्क था वो भी हमें देखने को मिलता है, जहां पर इन्होंने 1920 से 1934 की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका यहाँ पे जिक्र किया है। फिर इन्होंने कुछ पेपर्स भी एडिट किए, जैसे आपका फॉरवर्ड, स्वराज, राइट। एंड डेफिनेटली इनकी जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर साल 23 जनवरी को इनके जन्म दिवस के मौके के ऊपर हम यहाँ पे पराक्रम दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, बात करें ना, थोड़ा सा 1945 में एक घटना हुई थी जहां पर हमें नोटिस करने को मिलता है कि जो ट्रेन है, सॉरी, आपका जो प्लेन है वो ताइवान में क्रैश हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं घटना काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल रही और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे उस सर्कमस्टांसिस के अंदर कि कैसे वो प्लेन क्रैश हो गया जिसमें बोस जी ट्रेवल कर रहे थे। तो 18 अगस्त 1945 की ये घटना भी हमें यहाँ पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज कार्बन क्रेडिट फॉर मीथेन एमिशन रिडक्शन इन पैडी फील्ड्स। देखो, इस बात को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। पैडी आप जानते होंगे, जो आप चावल की खेती करते हो, राइट। अब इसमें पता क्या होता है, जब आप चावल की खेती करते हो तो वहां पर क्या करते हो, आप पूरा पानी से भर देते हो खेत को, है ना। और इसका कारण पता क्या है, इसका कारण ऐसा कि है कि चलो पानी चाहिए, डेट इज ट्रू, पर इसमें वीड कंट्रोल भी कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर मान लो वहां पे खड़ा हुआ पानी है काफी लंबे टाइम तक, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट बन जाएगा, वहां ऑक्सीजन नहीं होगा, उससे आपके जो वीड्स है ना वो नहीं होंगे, ठीक है। अब इस चक्कर में पता क्या होता है, इस चक्कर में चलो वीड्स तो रुक जाते हैं, पर दिक्कत ये आती है कि इसमें ना मीथेन के जो माइक्रोब्स हैं वो भी यहाँ पे जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। मीथेन का प्रोडक्शन होगा, और मीथेन आप जानते हो ग्रीन हाउस गैस है, बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही नेगेटिव ग्रीन हाउस गैस आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका कि जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, GWP जो है, वो 28 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत अपने लिए खतरनाक हो जाती है। तो क्या कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई वीड्स भी मैनेज्ड रहें एंड दूसरा हमारा ये जो मीथेन का प्रोडक्शन है ये ना हो? आंसर इज देयर इज, दैट इज AWD, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की बीच में उसको गीला कर दो खेत को, फिर उसको सुखा दो, इसका मतलब ये है। तो होता पता क्या है कि बीच में क्या करते हो आप, खेत को सूखने देते हो periodically, उसको दोबारा पानी यहाँ पे रीफ्लड करने से। इससे दो फायदे होते हैं, इससे एक तो पानी कम इस्तेमाल होता है और मीथेन का एमिशन भी कम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो ना कि उसको कंटिन्यूअसली पानी से भरे रखने की बजाय अगर आप उसको एक बार ड्राई कर दो, सुखा दो, फिर वापस से रिफ्लड करो, तो ऐसा करने से क्या होता है, 3.14 मिलियन लीटर पानी इस्तेमाल होता है पर एकड़, एज कंपेयर टू 4.96 मिलियन एकड़। तो आप नोटिस कर पाओगे लगभग 1.5 से 2 मिलियन लीटर पानी पर एकड़ यहाँ पे बचा सकते हो अगर आप अल्टरनेट वेट एंड ड्राई करोगे। दूसरी अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मल तरीके की बात करें तो कन्वेंशनल फील्ड के अंदर 6 टन प्रति हेक्टेयर यहाँ पे
मीथेन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। पर अगर आप ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई करोगे तो 3.5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर यहाँ पे जनरेट होता है। तो 2.5 टन पर हेक्टेयर कम मीथेन यहाँ पे जनरेट होगा, तो ये भी यहाँ पे फायदा है। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि इस चीज को ज्यादा प्रमोट किया जाए। यस, और उसी के लिए यहाँ पर इसके लिए कार्बन क्रेडिट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। होता पता क्या है कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपके पास ना एक स्लिप है। ये स्लिप आपको बताती है कि आपको परमिशन है कितनी, 1 टन या जो भी आपका CO2 एमिट करने की। मान लो मैंने आपको एक कार्बन क्रेडिट दिया, इसका मतलब पता क्या है? आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपने इससे कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करी तो आपने अच्छा काम किया है, आपने एनवायरनमेंट को कम पोल्यूट किया है ना। अब आप पता क्या कर सकते हो, जहां आपने एमिशन कम किया है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है पैसा कमाने की। क्योंकि आप नोटिस करो, कोई दूसरी एंट्री हो सकती है जिसने ज्यादा एमिट किया, जितना उसका परमिटेड था उसने ज्यादा एमिट किया, तो वो पता क्या कर सकता है, वो आपसे खरीद सकता है। देखो उसने ज्यादा एमिट किया, ही हैज एमिटेड मोर देन द रिक्वायर्ड। आपने कम एमिट किया, जितना आपको परमिशन थी उससे कम एमिट किया, तो वो आपको पैसा दे सकता है, आप उसको बदले में इस तरह से कार्बन क्रेडिट यहाँ पे दे सकते हैं। तो इससे पता क्या हुआ, मैं ज्यादा इंसेंटिवाइज होऊंगा और ज्यादा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कम से कम पोल्यूट करूं, कम से कम मैं यहाँ पे एमिशंस करूं। तो इससे आप यहाँ पे पैसा भी कमा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट बेस्ड टूल है जो इंसेंटिवाइज करता है ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को रिड्यूस करने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी बात हुई, फिर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर भी इसको यहाँ पे फर्दर बात करी गई। इनफैक्ट अगर हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की, उसी ने यहाँ पे इंश्योर किया कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो इस तरह से क्रेडिट्स अर्न कर सकती हैं अपने प्रोजेक्ट चला के। अगर मान लो डेवलपिंग कंट्रीज में आप कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम हो रहा है, तो उससे आपको पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी है। इवन अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 भी यही बात करता है। तो एक्चुअली ना अब हम कोशिश पता क्या कर रहे हैं कि जो किसान हैं जो कहीं ना कहीं अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मीथेन के एमिशन कम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक मैकेनिज्म हो। वो भी जो इन्होंने इन्वायरमेंट को कम यहाँ पे पोल्यूट किया, तो वो अपना जो बचा, जो उनके पास जो बाकी उन्होंने कम एमिशन किया, उसके लिए वो पैसा कमा पाए। तो एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे, अगर आप ना मीथेन रिड्यूस करते हो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, तो आपको $15 से $25 यहाँ पे आप कमाने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर किसान के पास यहाँ पर एक तरह से खेत है 1 हेक्टेयर का, तो मोटा मोटा वो $37.5 यहाँ पे वो कमा सकता है। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो कि जो अगर मान लो आपने अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग किया, तो मैंने आपको बोला ना पर हेक्टेयर आप लगभग 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड आप कम कर रहे होंगे, और हर पर्टिकुलर के लिए कितना मिलता है आपको, $15 से $25। तो अगर $15 ही मान के चलो, तो 15 इंटू 2.5 होता है 37.5। तो एक किसान पर हेक्टेयर पर क्रॉप साइकिल में $37 कम से कम यहाँ पे कमा सकता है। और इसीलिए हम यहाँ पे इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इनफैक्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। जैसे मिट्टी लैब्स जो है वो इंडिया में ही प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसने कहीं ना कहीं दिखाया है कि जो किसान ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग करते हैं ना, उनमें 37% वाटर सेविंग्स हुई हैं। ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आपके वियतनाम में भी आ रहे हैं ग्रीन कार्बन जहाँ पे, तो वहां पर भी देखा गया कि 55% कम मीथेन का रिडक्शन हुआ। तो दैट इज वाई दीज आर वेरी सक्सेसफुल, एंड इससे किसानों को भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। तो ये थी कुछ बातें जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात हमारे क्वेश्चन आंसर्स की, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके रिगार्डिंग, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आप पढ़िएगा, बताइएगा इसका आंसर सही क्या होगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, एक था आपका कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपकी मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी इन दी इकोनॉमी। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं ना, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, पैसे की सप्लाई यहाँ पे आपको बढ़ानी है। ठीक है, तो किस केस में यहाँ पर वो बढ़ सकती है। अब देखो आप नोटिस करो, पहला कह रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के परचेज के साथ। देखो अगर आपका आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर रहा है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेगा तो बदले में लोगों को क्या देगा, बदले में लोगों को पैसा देगा, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई खरीद रहा है, तो बदले में उसको ओपन मार्केट के अंदर आप कह सकते हो कि पैसा वो रिलीज करेगा। तो इस केस में डेफिनेटली मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर आप ऑप्शन 4 देखो, अगर आरबीआई सेल करे, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर सेल करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी में देख लो, अगर ये सेल करे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो लोगों से पैसा ये लेगा, तो उस केस में मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। तो पहला सही है, फोर्थ गलत है। फोर्थ गलत हो गया तो आपका ये रहा। अब आपको देखना है कि ए और सी में से कौन सा सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, अगर मान लीजिए आपका जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक से बोरो करती है,
अगर सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो किया जा रहा है आपकी सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट यही होगा कि लोगों तक वो यहाँ पे पैसा पहुंचेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी अपने आप में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे पता क्या होगा, वो इवेंचुअली पैसा ही तो रिलीज हो रहा है मार्केट के अंदर। तो थर्ड भी अपने आप में करेक्ट है, इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो था विद रिगार्ड्स टू कि इंडियन इकोनॉमी में क्या करना चाहिए। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मान लो अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो क्या आरबीआई को बाय करनी चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो अगर मान लो यहाँ पे आरबीआई है और यहाँ पे लोग हैं, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है ना, तो बदले में मार्केट में पैसा देगा, और जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आएगा कहीं ना कहीं वो ज्यादा खर्च करेंगे। तो भाई उस केस में क्या होगा, उस केस में जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ जाता है तो उस केस में तो और ज्यादा महंगाई होती है। तो जब महंगाई ज्यादा होती है ना, तो उस केस में बाय नहीं करना होता, सेल करना होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। इसीलिए पहला गलत है। पहला गलत हुआ, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ गया ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। तो देखो कई बार पता क्या होता है, हमें किसी क्वेश्चन की कंप्लीट जानकारी नहीं होती। हो सकता है भाई मुझे सेकंड थर्ड के बारे में आइडिया ही ना हो, पर पहले ऑप्शन से ही मैं अपने आंसर तक पहुंच पा रहा हूं। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी, मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में कभी मुश्किल या आसान नहीं होता। ऑप्शंस एक क्वेश्चन को मुश्किल या आसान बनाते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगे, सेकंड थर्ड एक्चुअल में हो भी सकता है मुश्किल लगे आपको, पर अगर आपको पहला ही पता था कि पहला गलत है, आंसर आप तक आ चुका है। बट एनीवेज मैं बाकी बता देता हूँ। अगर देखो रुपया अगर मान लो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, तो क्या आरबीआई डॉलर सेल करेगा। आंसर इज यस। देखो रुपया कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं रुपये की डिमांड काफी कम है, डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अगर आरबीआई डॉलर की सप्लाई बढ़ा दे, तो जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, और रुपया कमजोर होने से एक तरह से बच जाएगा। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। तीसरा कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट ईयू या यूएसए में कम होते हैं तो उस केस में आरबीआई का डॉलर्स खरीदेगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो अगर मान लो यूएसए ने अपने वहां पे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो क्या होगा, तो बहुत सारे डॉलर्स हो सकता है इंडिया में आए, क्योंकि उनको वहां पे यूएसए में पैसा रखना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, उतना कुछ खास कमा नहीं रहे, तो वो इंडिया में बहुत सारे डॉलर्स लेकर आएंगे। इंडिया में बहुत सारे डॉलर आएंगे तो डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में इंडिया क्या करेगा या आरबीआई करेगा, जो एक्स्ट्रा डॉलर्स आए हैं ना उनको खरीदने की कोशिश करेगा। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसीलिए आंसर बना आपका ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़ो, बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, तो उसकी अगर मैं बात करूं, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे यूएनओडीसी के बारे में। देखो यूएनओडीसी के कॉन्टेक्स्ट में जो बात है ये अपने आप में आपकी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये यूएन सेक्रेटरी का ही पार्ट है, सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यूएनसीएसी कन्वेक्शन अगेंस्ट करप्शन की बात करें, ये फोर्स में आई थी 2005 के अंदर, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम की बात करें तो यस, ये आपका डीआरडीओ के द्वारा ही यहाँ पे डेवलप करी गई है। एंड लास्ट ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट भी जो है ये संथाली लैंग्वेज की ही कॉन्टेक्स्ट में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।